नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10th का मैथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और लेसन नंबर 8 में आपका त्रिकोणमिति है ना। त्रिकोणमिति, क्योंकि आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति शब्द से क्या पता चलता है, त्रिकोणमिति शब्द का परिभाषा देखेंगे, है ना। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति जो नाम है वो कहाँ से लिया गया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, त्रिकोणमिति जो नाम है शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। त्रिकोणमिति शब्द जो है ग्रीक भाषा है, एलेक्जेंड्रिया नामक एक जगह है, ग्रीक में एक एलेक्जेंड्रिया नामक एक जगह है, वहाँ से त्रिकोणमिति नाम का त्रिकोणमिति शब्द को लिया गया है। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति का अर्थ है, उसके बारे में हम बताएंगे त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए समझिएगा, त्रिकोणमिति का मतलब इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इसका इंग्लिश ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री एक ग्रीक भाषा है जिसमें ट्री का अर्थ, यानी ट्री की क्या है, ग्रीक भाषा है। ट्री क्या है, ग्रीक भाषा, इसको तोड़ के समझेंगे, ठीक है। ट्री का हिंदी होता है तीन, है ना। ग्रीक भाषा ट्री है, इसका हिंदी क्या होता है, तीन, और तीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्री, है ना। थ्री से आपको पता चल गया इसका मतलब क्या हो गया, तीन, है ना। उसके बाद गोनिया क्या है, कौन सा भाषा है, अभी बता रहे थे, ग्रीक भाषा है ना, ग्रीक भाषा। इसका हिंदी क्या होता है, कोन। इसका मतलब गोनिया का मतलब क्या होता है, कोन, और कोन को इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। उसके बाद गोनिया के बाद उसके बाद क्या होता है, मेट्रोन। क्या होता है, मेट्रोन मतलब होता है माप, मेट्रोन का मतलब माप, इसका इंग्लिश होता है मेजर। ये जो ट्रीगोनिया मेट्रोन जो लिया गया है, इसी से तोड़कर बनाया गया है। जैसे यहाँ पर देखिए, ट्री से बना, ट्री यानी कि तीन, है ना। गोनों से बना, गोनिया मतलब कोन, है ना। उसके बाद मेट्री से बना मेट्रोन मतलब माप, और माप का इंग्लिश होता है मेजर। तो इसी से आपका डिफिनेशन कंफर्म हो जाएगा। क्या डिफिनेशन हो सकता है इसका, यानी कह सकते हैं कि तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोनों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। और तीन कोण किस में होता है, कौन सी आकृति है जिसमें तीन कोण होता है, सिर्फ तीन कोण, तो वो होता है त्रिभुज। त्रिभुज में आपका तीन कोण होता है। तो त्रिभुज में भी तीन प्रकार के कोण त्रिभुज होते हैं ना, अलग अलग त्रिभुज होते हैं। तो त्रिभुज में किस त्रिभुज के बारे में इसमें अध्ययन करना है, तो सिर्फ हमको समकोण त्रिभुज के बारे में इसमें अध्ययन करना है। समकोण त्रिभुज यानी कि वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम कितना डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, है ना। यानी कि समकोण त्रिभुज से तात्पर्य है ऐसा त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज जो होगा आपका इस तरह का होगा। ये देखिए, ये आपका कितना डिग्री कोण बन रहा है, ये 90 डिग्री कोण है। यहाँ पर ये 90 डिग्री कोण है ना। ए बी और ये सी, कोण बी आपका 90 डिग्री है, और ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण, यानी कि 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से बड़ा, ये दोनों कोण न्यून कोण हो गया। और ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। यानी वैसे त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। तो इसी समकोण त्रिभुज के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति हमको क्यों पढ़ना जरूरी है। त्रिकोणमिति से बहुत दूर, यानी कि अगर हम बात करते हैं कि बहुत ऊंचे मीनार की अगर ऊंचाई मापना है तो उसको तो नाप सकते हैं ना। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम इसके लिए मीटर मेजर नापने के लिए उसके लिए मीटर से नापें या फिर फीता से नापें या इंची टेप से नापें, तो वो संभव नहीं हो पाता है। उसके लिए एंगल यानी त्रिकोणमिति की सहायता लिया जाता है। खगोलीय दूरी कहने का मतलब हुआ एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को कैसे मालूम किया गया होगा। इसी त्रिकोणमिति, अब जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति के सहायता से ही, इसी की सहायता से लेकर त्रिकोणमिति से ही बीच की दूरी को मालूम किया गया है ना। तो इसीलिए इस त्रिकोणमिति को हम सब को पढ़ना बहुत जरूरी है। 10th क्लास में तो बेसिक ही है, इसके आगे और पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा। इसमें हम हाइट डिस्टेंस पढ़ेंगे, इसके बाद त्रिकोणमिति में, उसके बाद हम इसका अनुप्रयोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब हुआ ऊंचाई और दूरी। जैसे आपको एंगल दिया हुआ रहेगा, ये इस तरह से मान लेते हैं कोई मीनार है और ये आपका एंगल दिया हुआ रहेगा, और एंगल से ही हमको जैसे ये सिद्ध दे देगा आपका ये छाया की लंबाई, जैसे ये मीनार है और इसका छाया की लंबाई दे देगा और बोलेगा ये मीनार की ऊंचाई मालूम करे। तो मीनार की ऊंचाई मालूम करे तो मीनार पे बिना ऊपर चढ़े नापना है इसको, तो कैसे मालूम करते थे, त्रिकोणमिति की सहायता से मालूम करते थे। आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें और समझ में आ जाएगा कैसे मीनार की ऊंचाई मापते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इस तरह से क्वेश्चन रहता है कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो त्रिकोणमिति का प्रयोग किसमें होता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है, ऑप्शन बना सकता है कि खगोलीय दूरी को मापने के लिए त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया। और त्रिकोणमिति में हम
किस आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, तो समकोण त्रिभुज की आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। उसमें कोण और भुजा के बारे में अध्ययन करते हैं। कभी कोण दिया हुआ रहे तो भुजा मालूम करना है, अगर भुजा दिया हुआ रहे तो कोण मालूम करना है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके आगे हम देखेंगे, आप देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में डेफिनेशन लिख दिए हैं ना। समकोण त्रिभुज के बारे में अगर पढ़ना है, त्रिकोण विधि में किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज के बारे में हम जान लेंगे कि कौन कौन सी भुजा, यानी कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजा होता है, तो कौन कौन सी भुजा को क्या नाम दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और कौन कौन से कोण होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज का डेफिनेशन हम बोले थे, वही है क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। जो जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण है ना, जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, है ना। उसके बाद समकोण त्रिभुज के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण कहने का मतलब हुआ कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यानी यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इस तरह से, ए बी और ये सी। यहाँ पर जो ये जो है 90 डिग्री, ये जो साइन है इस तरह जो इंडिकेट करते हैं कि 90 डिग्री को बताता है। यहाँ पर 90 डिग्री ये हो गया, और शेष 2 भुजा, यानी कि 2 भुजा ये दोनों बन गए, 90 डिग्री हो गया। तो शेष 2 भुजा जो है न्यून कोण होता है। न्यून कोण कहने का मतलब बताएं कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता है। जब भी होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। ये दोनों कोण, यानी कि 2 कोण जो बच रहे हैं शेष कोण, उसके बारे में बताएं, ठीक है। समकोण त्रिभुज के 2 कोण न्यून कोण होते हैं, चलो ये समझ में आ गया। उसके बाद इसकी भुजा जो होता है, ध्यान दीजिएगा, भुजा, हाँ, इस भुजा को क्या नाम है, देखिए समकोण ये है, यानी कि कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने ये जो है, इसके सामने वाली, समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। और न्यून कोण के सामने वाली जो भुजा होता है उसे लंब कहते हैं। तो न्यून कोण, अगर इस कोण के बारे में बोल दिया तो इस कोण के लिए इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। अगर हम इस कोण सी को देखेंगे, कोण सी के लिए अगर लंब बोलेगा तो इसके सामने देखिए ये कोण के सामने वाला कोण है, ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब, है ना। यानी ये न्यून कोण क्या है, अगर इसको हम थीटा मान लिए न्यून कोण, तो इस कोण के लिए सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब 2 नाम पता चल गया। अब तीसरा जो बच गया वो आधार हो गया, यानी तीसरा को क्या कहेंगे कि न्यून कोण जिस पे बन रहा है, किस पे बन रहा है, जिस पे न्यून कोण बन रहा है उस छोटी भुजा को ही आधार कहा जाता है। यानी कि ये जो थीटा न्यून कोण जो आपका बन रहा है, तो जी किस भुजा पर बन रहा है, बीसी पर बन रहा है। तो बीसी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बीसी हो जाएगा आधार, है ना। बीसी को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और ध्यान दीजिए कि इसको कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को एच से इंडिकेट करते हैं, क्या लिखते हैं, एच। और यहाँ पर देखिए थीटा के सामने यानी कि न्यून कोण के सामने लंब है, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को पी से इंडिकेट करते हैं, पी से। उसके बाद न्यून कोण जिस भुजा पर बन रहा है, न्यून कोण जिस भुजा पर बनता है उसको आधार कहते हैं। आधार का इंग्लिश क्या होता है, बेस। तो बेस को हम बी से इंडिकेट करते हैं, आधार को बी से दिखाया जाता है। तो उसी तरह से डिफिनेशन भी देखिए, डिफिनेशन जरूरी नहीं है कि याद करना पड़े, समझ लें वही काफ़ी आपके लिए। जैसे हम यहाँ पर बता दिए हैं, समकोण त्रिभुज के डायग्राम बनाकर हमको बता दिए हैं कि देखिए न्यून कोण के सामने वाले को लंब बोलेंगे ना। जिस कोण से पूछे, अगर कोण सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, तो कोण सी के लिए कोण सी के सामने देखेंगे, है ना। कोण सी यानी कि न्यून कोण जो है, कोण सी के लिए सामने वाला लंब हो गया, है ना। और समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, और जो भुजा शेष बच गया वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है जो हम आपको बताए हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर कर्ण के बारे में देखें तो क्या लिखे कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं ना, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अब देखिए फिर दूसरा में क्या है, लंब है ना, लंब। तो लंब किसे परपेंडिकुलर, इंग्लिश क्या होता है, लंब का परपेंडिकुलर, यानी कि समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने, किसमें, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो न्यून कोण ये, अगर न्यून कोण सी ले लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। हो गया ना, सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। उसके बाद ये दोनों का नाम तो हो गया, अब बाकी एक भुजा बच गया, उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो आधार का डिफिनेशन हो जाएगा समकोण त्रिभुज में न्यून कोण पर बनने वाली छोटी भुजा। देखिए पर छूट गया है ना, न्यून कोण पर न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाले, नहीं, न्यून कोण बनाने वाली भुजा, मतलब जो भुजा न्यून कोण बना रही है ना, जो भुजा, ये भुजा न्यून कोण बना रही है ना, वो कर्ण मिलके, एगो भुजा यहाँ पर ये भुजा, एगो कर्ण मिलके, तो इसका नाम तो पहले से पता चल गया कर्ण है। तो ये भुजा ये बच गया जो कि न्यून कोण बना रहा है, तो इस भुजा को क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, उस छोटी भुजा को आधार कहते हैं। इसी त्रिभुज को एक तरह से आओ देखिए, इस कोण के लिए, कोण सी के लिए न्यून कोण, कोण सी के लिए लंब है। अब देखिए इसी तरह का त्रिभुज एक और बना लेते हैं, इसमें समझिएगा, ए बी सी है ना, ए बी सी। अब देखिए ये 90 डिग्री वही त्रिभुज बनाया जो हम पहले बनाए, वही त्रिभुज है। फिर तो वहां पर हम देखें कि इसके सामने देखिए, इस कोण के लिए देखे तो कोण सी के लिए देखते हैं। अब यहाँ पर कोण ए के लिए देखेंगे, कोण ए के लिए, तो कोण ए के लिए पहले देखेंगे समकोण के साथ, समकोण कौन है, ये है, तो समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण तो बदलता कभी नहीं बदलेगा, कर्ण सबसे बड़ा होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ा होता है, इसलिए कर्ण कभी बदलता नहीं है। और बाकी कोण के हिसाब से लंब और आधार बदलते रहते हैं, न्यून कोण के हिसाब से, जिस कोण के बारे में बोलेगा उस कोण के सामने वाला लंब कहलाएगा। अगर यहाँ पर कोण सी के लिए बोला तो कोण सी के सामने वाला क्या हो गया, ए भी लंब हो गया था। यहाँ पर देखिएगा कोण ए के लिए, तो कोण ए के सामने देखिए, तो कोण ए के सामने क्या है, बी सी है, कोण ए के सामने बी सी है, तो बी सी क्या हो गया, यहाँ पर इसका लंब हो गया, बी सी क्या है, लंब है। इसके सामने वाला यानी समकोण के सामने वाला कोण क्या कहला है, समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहला है। अब बाकी देखिए लंब हो गया, कर्ण हो गया, आपका ये आधार बच रहा है, ये क्या है जो लास्ट में बच गया, ये क्या है, आधार है ना। तो आधार का डिफिनेशन तो वही होगा यहाँ पर, क्योंकि एक भुजा, दो भुजा यहाँ पर देखिए, एक भुजा ये, एक भुजा, सबसे बड़ी भुजा है तो उसका नाम तो बता दिए कि कर्ण है। अब बाकी एक भुजा जिसका नाम नहीं पता था, तो जो नहीं पता था क्या हो गया, आधार हो गया। यानी ये जो न्यून कोण है, कोण ए के लिए न्यून कोण, यानी न्यून कोण के सामने वाला लंब हो गया और समकोण के सामने वाला कर्ण हो गया, और जो एक भुजा लास्ट में बच गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति निष्पात्य देखेंगे इसके बाद। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज में भुजाओं के बीच संबंध, यानी कर्ण, आधार और लंब के बीच क्या संबंध है, उसी संबंध के थ्रू हमारा त्रिकोणमिति शुरू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस मैथमेटिशियन जो पाइथागोरस प्रमेय दिया गया है, वो एक दिए, क्या बोले थे कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये जो कथन है पाइथागोरस जी का है। ठीक है, तो पाइथागोरस जी का जो थ्योरम दिया हुआ है, इसी पे हम पूरा त्रिकोणमिति को सोल्व करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम उनका निष्पातियाँ भी देखेंगे समकोण त्रिभुज में। तो सबसे पहले नोट में हम कुछ लिखे हैं, उस पर ध्यान देंगे कि नोट में क्या लिखे हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होता है। अदला बदली होता है, अदला बदली कहने का मतलब हुआ जो लंब है वो आधार हो जाता है और आधार है वो लंब हो जाता है कभी कभी। तो वो कैसे होता है, तो हम बताए थे कि वो न्यून कोण के हिसाब से होता है। वो न्यून कोण कौन कोण के बारे में पूछ रहा है, किस कोण के बारे में पूछ रहा है, उसके हिसाब से लंब और आधार चेंज होता है। जैसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लिए, ए बी और ये सी, ये आपका 90 डिग्री हो गया है ना, 90 डिग्री। ये हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, सबसे बड़ी भुजा
कर्ण होता है। तो कर्ण कौन होता है? तो समकोण के सामने वाली जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो समकोण के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण कभी नहीं बदलता है, यानी कि स्थिर रहता है। यहाँ पर नोट में लिखे हैं कर्ण स्थिर होता है, वो कभी नहीं बदलता है। ऐसे भी देखिए कि महाभारत में सबसे बड़ा कर्ण था, है ना। महाभारत में पांडव जो था उसमें सबसे बड़ा कौन था? कर्ण था, है ना। अब बड़ा भाई ये जो बड़ा है इसमें ऐसी बड़ा है तो वो नहीं बदलता है, वो क्या रहता है? स्थिर रहता है। कर्ण कभी बदलता नहीं है ना। उसके बाद बात करते हैं ए बी और बी सी के बारे में। तो ए बी और बी सी कोण के हिसाब से बदलता है, न्यून कोण के हिसाब से। जैसे बात करते हैं कि अगर बोल दे कि कोण सी के लिए कर्ण, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण, ये तो स्थिर है तो कर्ण लिख दिए, इसमें कोई इंटरचेंजिंग नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो ए बी और बी सी में। ए बी कभी लंब बन जाएगा तो कभी बी सी लंब बन जाएगा, कभी बी सी आधार बन जाएगा तो कभी ए बी लंब बन जाएगा। तो देखो कैसे बनता है। अगर हम कोण सी के लिए बोल दिए तो कोण सी को न्यून कोण बोले तो न्यून कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला लंब हो जाएगा। देखिए जब हम कोण सी के लिए सिर्फ देख रहे हैं, कोण सी के लिए न्यून कोण कोण सी के लिए लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और नीचे ये क्या बच गया? आधार बच गया। क्या हो गया? आधार। जब कोण सी था तब। अब हम कोण ए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब कोण ए देखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण ए के लिए तो कोण ए क्या है? यहाँ पर न्यून कोण लिए। अब इसके सामने वाला देखिए तो कोण न्यून कोण के सामने, कोण ए न्यून कोण के सामने ये क्या हो गया? लंब हो गया, और ये क्या हो गया? आधार। सुनाया कैसे चेंज होता है? ये चेंज होता है कोण के हिसाब से। अब किस न्यून कोण के बारे में आप बोल रहे हैं, तो वही यहाँ पर नोट में लिखे हैं। ध्यान देना कि कर्ण कभी बदलेगा नहीं, कर्ण हमेशा वही रहेगा। वही कहने का मतलब हुआ कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा होगा वो क्या होगा? कर्ण होगा। यानी देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, समकोण त्रिभुज कर्ण स्थिर होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण स्थिर होता है, लेकिन लंब और आधार आपस में अदला बदली होता है। आपस में अदला बदली, आधार कभी लंब बन जाता है और लंब कभी आधार बन जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या संबंध है, उसकी भुजा में क्या संबंध है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध हम देखेंगे। यानी ए बी सी अपॉन बी, ये 90 डिग्री हो गया। हम न्यून कोण सी के लिए लेते हैं ना, न्यून कोण सी, कोण ए के लिए भी ले सकते हैं, न्यून कोण ए के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोण सी के लिए ले रहे हैं। दोनों में वही आएगा, कोई फर्क नहीं। कर्ण तो बदलेगा नहीं, तो कर्ण जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, कर्ण लिख दिए। और इसके लिए कोण सी के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और जो बचा वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कर्ण को हम H बोलते हैं और लंब को क्या बोलते हैं? P, परपेंडिकुलर, और आधार को बेस यानी कि B बोलेंगे। ठीक है, और इसके बीच संबंध क्या है? तो पाइथागोरस जी बोले थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब देखिए उनके कथन को पढ़ेंगे और लिखते जाएंगे। ठीक है, कैसे लिखाएगा? जैसे क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय है ना। पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोले थे? कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा कौन कौन बच गया? AB और BC। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। तो वर्ग दोनों के वर्ग कर दो और जोड़ देते हैं ना। AB का स्क्वायर है ना, AB का स्क्वायर और जोड़ BC का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम AC क्या? कर्ण है। H क्या हो जाएगा? यहाँ पर H का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस, हाँ, कर्ण का स्क्वायर, और AB P का स्क्वायर, परपेंडिकुलर P का स्क्वायर, और प्लस BC का स्क्वायर यानी कि आधार, B का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर, B का स्क्वायर। ये मेरा हो गया पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दिया गया कथन से ये फॉर्मूला मालूम कर लेते हैं। इसी से तीनों भुजा में से अगर एक भुजा नहीं दिया और दो भुजा अगर दे दिया तो हम तीसरा भुजा मालूम कर सकते हैं। अगर लंब और आधार दे दिया तो कर्ण मालूम कर सकते हैं ना। अगर कर्ण और आधार दे दिया लंब मालूम कर सकते हैं, और लंब और आधार देगा तब
कर्ण मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से तीनों भुजा में से अगर एक भुजा नहीं देगा और दो भुजा दे दिया तो तीसरा भुजा भी हम मालूम कर सकते हैं इसी के द्वारा। तो ध्यान दीजिएगा कि इससे इसको हम कैसे तोड़ेंगे। तो देखिए पहला फॉर्मूला तो मेरा ये हो गया। अब हम चाहेंगे कि पी स्क्वायर निकालना है, तो एच स्क्वायर कौन कौन बच रहा है जी, पी स्क्वायर निकालना है, कौन बच रहा है, एच और बी बच रहा है। दोनों में बड़ा कौन है जी, एच बड़ा है। एच बड़ा है तो एच बड़ा है तो एच का स्क्वायर कीजिए और कौन घटेगा, तो छोटा वाला घटेगा, बी स्क्वायर घटेगा। ये हो गया। उसके बाद अगर हमको बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर को दूसरी तरफ भेजिए, क्या हो जाएगा, पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमको अगर b निकालना है, बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हमको है मालूम, हमको क्या क्या मालूम, h और कौन कौन बच रहा है, h और p। तो क्या कीजिए, बड़ा वाला लिखिए h स्क्वायर और उसमें से छोटा वाला p स्क्वायर को घटा दीजिए, p स्क्वायर को घटा दीजिए और स्क्वायर दूसरी तरफ भेज देंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी कि b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हम मालूम कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला पर हम बैठा सकते हैं। अगर आपको दे दिया h और b दे दिया, h और b दे दिया तो आपको p निकल जाएगा, है ना, h और b दे देगा तो p निकल जाएगा। अगर दे दिया आपको दे दिया h और b दे दिया तो p निकलेगा, और h और p दे दिया तो क्या निकलेगा, b निकाल सकते हैं। और p और b सिर्फ दे देगा, क्या निकलेगा, h। जैसे p और b दे देगा तो क्या निकलेगा, h। जैसे हम यहाँ पर लेते हैं कि अगर आपको b बराबर दे दिया 3 और p बराबर दे दिया आपको 4, यानी आधार दे दिया, आधार 3 दे दिया और लंब कितना 4 दे दिया, तो हमको h निकालना है, h यानी कि h निकालना है। दो देखो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा है तो हमको आधार और लंब दिया है, हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालना है। तीसरा बच रहा है ना कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर जैसे एच स्क्वायर रहने दीजिए। अब पी का मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 बैठाइए 4 स्क्वायर। अब बी का मान कितना दिया हुआ है 3, स्क्वायर कीजिए, एच बराबर क्या निकल जाएगा, एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, है ना। तो एच स्क्वायर 16 में क्या पहले क्या हो जाएगा 25, यानी कि एच स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ भेज देंगे रूट में चला जाएगा, रूट में तो एच बराबर हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5। यानी कि मेरे पास b बराबर 3 था, p बराबर 4 था और h बराबर हम क्या निकाल लिए 5। तो किसके द्वारा संभव हो सका, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ये संभव हो सका। यानी कि दो भुजा, इससे आपको कंफर्म हो गए हैं कि दो भुजा अगर दे देगा तो तीसरा भुजा हम मालूम कर सकते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय निष्पातियां, है त्रिकोणमितीय निष्पातियां क्या है। जब समकोण त्रिभुज के भुजाओं को, है ना, जब समकोण त्रिभुज के भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखा जाता है तो उसे त्रिकोणमितीय निष्पातियां कहते हैं। अनुपात के रूप में कहने का मतलब हुआ कि एक बार ए सी और बटा ए बी ले लिए, यानी कि ए सी अनुपात ए बी, है ना, यानी कि ए सी बटा ए बी, ये अनुपात में हो गया, इसी को निष्पातियां। तो इसी को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, इसको 6 तरह से, यानी त्रिकोणमितीय निष्पातियां कितना है 6 है। वो कैसे कैसे लिखेंगे हम आगे देखेंगे, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं त्रिकोणमितीय निष्पातियां क्या है, उसका परिभाषा लिखते हैं। ठीक, देखिए हम लिख दिए हैं त्रिकोणमितीय निष्पातियां। त्रिकोणमितीय निष्पातियां की परिभाषा आपको बता दिए थे कि त्रिकोणमितीय निष्पातियां कहते किसको हैं, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण ए बी सी, ये हो गया समकोण, समकोण त्रिभुज ना। जब किसी समकोण त्रिभुज को, समकोण त्रिभुज के भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पातियां कहते हैं ना। समकोण त्रिभुज को भुजाओं को जब अनुपात के रूप में लिखा जाता है तो उसे त्रिकोणमितीय निष्पातियां कहते हैं। तो उसके पहले यहाँ पर कुछ संकेत लिख दिए हैं, इसको हम देख लेंगे, ठीक है। यानी साइन, यहाँ पर देखिए साइन इस तरह से लिखाता है, लेकिन इसको संकेत में SIN सिर्फ लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोसाइन पूरा कोसाइन होता है, लेकिन इसको सिर्फ कोस लिखा जाता है, COS, कोस लिखा जाता है। यहाँ पर टेंजेंट होता है, लेकिन टेंजेंट को आपको टेन लिखा जाता है, टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टेन लिखते हैं। यहाँ पर देखिए कोटेंजेंट होते हैं, क्या होता है, कोटेंजेंट, लेकिन यहाँ पर लिखा जाता है कोट, है ना। उसके बाद
सेकेंड होता है, इसको लिखा जाता है सेक, यानी कि संकेत में इस तरह लिखते हैं। यहाँ पर कोसेकेंट होता है, कोसेकेंट, लेकिन इसको पढ़ते हैं कोसेक या फिर CSC, यानी इसको भी कोसेक ही पढ़ा जाता है। हम संकेत तो देख लिए, यानी कि साइन को पूरा साइन नहीं लिखा जाता, उसका संकेत का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। अब यहाँ पर बताएं तो बोलिएगा कि सर इसका प्रयोग कहाँ पर, वो हम बताएंगे कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों में ही इसका प्रयोग है, उसी छेदों का नाम लिखा हुआ है, समझिए। देखिए यहाँ पर हम त्रिभुज में तीन भुजा दिया हुआ है, तो तीनों भुजा को हम कितने तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना है, 6 है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की संख्या 6 है। तो वो 6 कौन कौन है और कैसे है वो देखेंगे ना। इसलिए अगर हम न्यून कोण ले लिए थीटा को, है ना, कोण सी को हम क्या ले लिए, न्यून कोण ले लिए, और ये क्या हो गया कर्ण, इसके सामने वाला ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार, यानी कि कर्ण H हो गया, लंब P हो गया और आधार B हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा AC, है ना, देखेंगे AB बटा AC, और AB बटा AC को क्या लिखते हैं, AB बटा AC को, AB क्या है, AB क्या है, लंब, क्या है, लंब, और AC क्या है, AC है कर्ण, AC कर्ण। इसी को हम लिख सकते हैं P बटा H। उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि AB बटा AC को हम पलट के क्या लिख सकते हैं, AC बटा AB। देखिए AB देखिए 3:4 है, इसको 4:3 पलट के लिख सकते हैं। तो यहाँ पर AB बटा AC है, इसको AC अनुपात AB भी लिख सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं AC बटा AB, AC बटा AB। जब AC बटा AB करेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि कर्ण ऊपर चला जाएगा, कर्ण ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, लंब, है ना, पलट दिए इसको तो दोनों साइड पलट जाएगा। और कर्ण, यानी कर्ण को क्या से इंडिकेट करते हैं, H से, और लंब को P से, ये हो गया। उसके बाद AB बटा AC लिख दिए। उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं, देखिए BC बटा AC, है ना, BC बटा AC, देखिए BC बटा AC, है ना, BC बटा AC। तो BC क्या है, BC क्या है, आधार है, BC है आधार, और AC क्या है, AC कर्ण है, और आधार को क्या लिखते हैं B, और कर्ण को क्या लिखते हैं H, है ना। फिर इसको देखिए BC बटा AC, इसको फिर पलट के लिख सकते हैं AC बटा BC, यानी कि AC मेरा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, AC क्या है, कर्ण है, AC क्या है, कर्ण, पलट जाएगा, और BC क्या है, आधार, है ना। तो कर्ण को क्या बोलते हैं H, और आधार को B, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप BC बटा AC लिख लिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC और AB, जान लीजिए BC और AB, या फिर AB और BC, क्या लिख सकते हैं, AB बटा BC, है ना। तो AB क्या है, लंब, AB क्या है, लंब, है ना, और BC क्या है, आधार, तो लंब को क्या लिखते हैं P, और आधार को लिखते हैं B, हो गया। तो इसको देखिए फिर इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा, उलट देंगे तो BC बटा
ए बी, बी सी बटा ए बी पलट दिए थे, जब ये पलट गए तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी कि आधार ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका लंब, यानी कि आधार को बी बोलते हैं और लंब को पी। अब देखिए हम वहां पर लिखाए थे साइन को संकेत के रूप में जो बताए थे, साइन को साइन लिखते हैं, यानी कि साइन को क्या लिखते हैं, साइन पर यूज करते हैं ना, कोसाइन को कोस लिखते हैं, कोस के टाइम को कोसेक लिखते हैं ना। तो उस तरह से सबका निष्पत्तियां, कितना निष्पत्तियां आ गए देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी समकोण त्रिभुज में यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी है, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितनी है, तो वो 6 है। यानी कि तीनों भुजाओं को हम अगर अनुपात में लिखें तो कितनी तरह से लिख सकते हैं, तो वो हम 6 तरह से लिख सकते हैं। वही 6 वो तरह जो लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, और इसका अलग अलग नाम दिया गया है। जब ए बी बटा ए सी है तो इसको नाम दिया गया साइन, इसको क्या बोलते हैं, साइन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन को उलट दिया ए बी, यानी कि क्या है, ए बी पलट दिया, तो ए बी बटा ए सी बटा ए बी, तो इसका नाम, इसका उल्टा क्या कर दिया, कोसेक। क्या हो गया ये, कोसेक। अब ध्यान दीजिए कि साइन यहाँ पर क्या लिए हैं, थीटा, न्यून कोण क्या है, थीटा, न्यून कोण के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ए बी बटा ए सी, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, यानी कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, या फिर इसको एच बटा पी भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ पर बी सी बटा ए सी, यानी कि आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण बी बटा एच। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दिया ना, उसको उल्टा, यानी कि बी सी बटा ए सी उलट दिए, इसका कोस थीटा उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका, सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार एच बटा बी, सेक थीटा बराबर। उसके बाद लंब बटा आधार हो जाएगा टेन थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा, और देखिए इसको उलट दिए बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब, तो इसको बोलते हैं कोट थीटा, है ना। तो यहाँ पर हो गया त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 हैं, तो कौन कौन है, तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, यानी लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, या पी बटा एच, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा हो गया, साइन थीटा का, तो साइन थीटा उल्टा कोसेक थीटा, इसका मतलब क्या, लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब, इसको एच बटा पी पढ़ेंगे। उसके बाद कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, जिसको बी बटा एच पढ़ते हैं, यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस, और सेक थीटा यानी कि उसका उल्टा हो गया, देखिए बीसी बटा एसी था, यहाँ पर एसी बटा बीसी, यानी कोस थीटा का उल्टा कौन, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कि एच बटा बी। उसके बाद टेन थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, यानी कि लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार पी बटा बी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोट थीटा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब, इसका उल्टा आधार बटा लंब, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। यानी कि आपको आप याद करना पड़ेगा, यही 6 अगर याद कर लिए तो आपको किसी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे फॉर्मूला क्या है, प्रूव्ड है। यही फॉर्मूला है जो कि इसको 6 फॉर्मूला मात्र 6 या 3 सिर्फ याद कर लीजिए, और बाकी का उल्टा कर दीजिए, है ना। जैसे हम कोसाइन थीटा बराबर खाली याद कीजिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, अब साइन थीटा का उल्टा कौन है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर पी बटा साइन थीटा पी बटा एच है, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा एच बटा पी। अब कोस थीटा बराबर बी बटा एच, है ना, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, तो कोस थीटा उल्टा कौन, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर एच बटा बी। और टेन थीटा बराबर पी बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा आपका बी बटा पी, यानी कि आधार बटा लंब, उल्टा। आप सिर्फ 3 फॉर्मूला, ये तीनों याद कीजिए, ये तीनों, और आपका ये 3 भी याद हो जाएगा, यानी कि 3 3 6 फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट से ही 6 फॉर्मूला आप याद कीजिएगा, तो आपका त्रिकोणमिति ईजी हो जाएगा। यानी कि इसी पे हम और भी फॉर्मूला प्रूफ कर सकते हैं, जितने भी फॉर्मूला होंगे इसी बेस, इसी के ऊपर सोल्व होते हैं और प्रूफ होकर हम दिखाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, आज हम इतना तक ही देखते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम 8.1 जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम जो बुक फॉलो करेंगे वो केसी सिन्हा का
क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन करके आपको सोल्व करवाया जाएगा। केसी सिन्हा बुक यानी कि स्टूडेंट फ्रेंड है ना, केसी सिन्हा उनका राइटर है केसी सिन्हा, और आपका स्टूडेंट फ्रेंड जो बुक है उस बुक को हम पूरा फॉलो करेंगे। और आपके पास जो भी बुक है आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, भारती वन, जो भी बुक आपके पास है उस बुक को आप सोल्व कीजिए, और उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए और उस पर सेंड कर दीजिए। यानी हो गया 90 65 98 14 79, है ना, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसी को लिख लीजिए। और मेरे साथ साथ आप अगर बारीकी से अगर समझिएगा तो किसी बुक को आप फॉलो कीजिए, चाहे क्वेश्चन कुछ भी है आपको सोल्व होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जो, हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसी चैप्टर से सिर्फ आप अभी क्वेश्चन पूछिएगा, जिस जिस चैप्टर में चलेंगे उसी से, और दूसरे चैप्टर से आप क्वेश्चन नहीं सेंड कर सकते हैं, ठीक है। जिस चैप्टर में हम जाएंगे उस चैप्टर से आप क्वेश्चन सेंड कीजिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप जो भी बुक सोल्व कीजिए उससे क्वेश्चन। और दूसरी बात है कि अगर क्वेश्चन समझ में आए जो हम बताते हैं, अगर समझ में आए तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए। आप सब्सक्राइब कर दिए हैं तो दूसरों को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और एक आपको केसी सिन्हा के फिर से सुनिए कि केसी सिन्हा स्टूडेंट फ्रेंड का क्लास 10th 9th 11th 12th का मैथ का पूरा सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप थोड़ा सा अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान से पढ़ें। और आप मेरा इंट्रोडक्शन था, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं त्रिकोणमिति के बारे में, आज कुछ भी नहीं हुआ है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दिए हैं, इंट्रोडक्शन बताए हैं त्रिकोणमिति के बारे में। उसके कुछ फॉर्मूले 6 फॉर्मूला दिए, 6 निष्पातियाँ बताए हैं। उसके बाद कल हम कुछ और फॉर्मूला भी सोल्व करेंगे और 8.1 का क्वेश्चन पूरा हम सोल्व करेंगे, जहाँ तक सोल्व हो सकता है कल के वीडियो में। यानी कि इसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 2 में, त्रिकोणमिति के पार्ट 2 में जो वीडियो सोल्व हो सकता है, जितना क्वेश्चन सोल्व हो सकता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।